चलो जय मां सरस्वती। नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी। आप देख रहे हैं एचपीएस एजुटेक। नाम शायद ही भूला होगा आपने। इस चैनल पर मारवाड़ की धरती जोधपुर से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, सूर्य नगरी, नीली नगरी, ब्लू सिटी वही है जो जोधपुर, उससे मैं आपको स्वागत करता हूं उस धरती से। एचपीएस एजुटेक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लो साथियों, चूकना ही मत और जुड़िए इस एचपीएक्स से। और अगर आपको इस चैनल पर डाली हुई जो भी सामग्री, जो वीडियोज है, आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। दोस्तों, हर एक स्टूडेंट्स जो मेहनत करना चाहता है उस स्टूडेंट्स की स्क्रीन पर, जो मोबाइल की स्क्रीन है उस पर होना चाहिए एचपीएस एजुटेक। आप चिंता ना करें, विश्वास बनाए रखें इस चैनल पर। यह हम आपसे वादा कर रहे हैं कि दोस्तों, जो ऑफलाइन में जो आपको वातावरण मिलता है वो वातावरण मैं इस चैनल पर आपको अवेलेबल करवा रहा हूं। समय का थोड़ा अभाव रहता है साथियों, हर चीज जो है आपको प्रोवाइड नहीं करवा सकते। प्रहार उस चीज पर करूंगा जहां से एग्जामिनर आपका माइंड हिलाता है। आइएगा, आज अपन ज्योग्राफी की एक क्लास ले रहे हैं साथियों। जिला दर्शन जो सीरीज चल रही है, अपलोडिंग हो रही है, साथ में आप चिंता मत कीजिएगा। आज जो जिला आएगा वो जयपुर आएगा, चिंता ना करें। एचपीएस एजुटेक पर आज दोस्तों ज्योग्राफी की अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे, ऊपर लिखा हुआ नहीं दिख पा रहा होगा, भारत की भूगर्भिक संरचना। ध्यान से सुनिएगा, भारत की भूगर्भिक संरचना। हमारा एक ही उद्देश्य होता है साथियों, जब तक स्टूडेंट संतुष्ट नहीं, ये टीचर भी संतुष्ट नहीं। वो टीचर ही किस काम का, जिनसे स्टूडेंट संतुष्ट नहीं होते। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो इस चैनल पर कमेंट कीजिएगा। आपकी हर समस्या का समाधान करने का मैं प्रयास करूंगा और इस बड़े भाई की सपोर्ट जरूर करें साथियों। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो हम पढ़ेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप समझिए भूगर्भ का मतलब क्या होता है। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी प्राप्त करना, सामान्य रूप में यह भूगर्भ होता है। जैसे अपन पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, आंतरिक संरचना पृथ्वी अंदर से कैसी है, उसकी अपन जब बात करते हैं तो वो भूगर्भ से संबंधित है। मेरे इस चैनल पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना चैप्टर पढ़ाया है बहुत ही अच्छी तरीके से। आप वहां पर जाएं और देखिएगा और नोट्स बनाइएगा। दोस्तों, आज अपन यह पढ़ेंगे कि भारत के संदर्भ में, भारत देश में पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी भूगर्भ की जानकारी कैसी है। भूगर्भ की जानकारी की बात करें तो दोस्तों, इससे हमें किसी भी देश प्रदेश की, विशेष रूप से अपन भारत की बात कर रहे हैं, भारत की भूगर्भिक संरचना पढ़ रहे हैं, तो उस देश की चट्टानें जो भूगर्भ में पाई जाती है, मिट्टी, पाए जाने वाले अन्य खनिज, उस दोस्तों उस प्रदेश की ढलान कैसी है, इन सभी की जानकारी हमें जो है भूगर्भ की जानकारी से प्राप्त होती है। और दोस्तों, उस भूगर्भ की जो महत्ता है, उस भूगर्भ के में जो चट्टानें वगैरह, खनिज वगैरह जो पाए जाते हैं, वो उस देश के अंदर रहने वाली जो जनसंख्या है उसके सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावित करती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर मान लो चट्टानों में खनिज संसाधन भरपूर है तो उस देश के लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, क्योंकि रोजगार मिलेगा और दोस्तों इकोनॉमिकल स्थिति जो है मजबूत होगी। और अगर मान लो दोस्तों मरुस्थल जैसा इलाका हो जाए, खनिज संसाधनों की मान लो कमी हो या रोजगार के जो अवसर है ना मिले, तो ऐसे दोस्तों आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। चलिए हम भारत की भूगर्भिक संरचना की बात करें। दोस्तों, वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण स्थल भाग पैंजिया था। नाम ध्यान से सुनना, आवाज पर जोर देना। जितना भी आज स्थल भाग है 7 महाद्वीपों वाला, वैगनर के अनुसार पैंजिया था। चारों ओर जल राशि पेंथालासा थी। दोस्तों, जब इसमें कार्बोनिफेरस काल में जब विभाजन होता है पैंजिया का, तो दोस्तों 2 भागों में विभाजित होता है, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। उत्तरी महाद्वीप जितने
जितने भी है उत्तरी गोलार्ध वाले वो तो कहलाए दोस्तों अंगारा लैंड से निर्मित, दक्षिण वाले जो है वो गोंडवाना लैंड से निर्मित कहलाए। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, इसलिए कि हमारा जो भारत है साथियों, ये भारत जो है ना, ये उत्तरी गोलार्ध में होने के बावजूद भी ये गोंडवाना लैंड से निर्मित माना जाता है। ध्यान रखना, ये गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है, ध्यान रखना साथियों, क्योंकि ये अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ क्षेत्र माना जाता है, प्रायद्वीप, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप गोंडवाना लैंड का है। तो प्रायद्वीपीय जो भारत है वो भी गोंडवाना लैंड से निर्मित है, ध्यान रखना। और सबसे प्राचीनतम व सबसे बड़ा जो भारत का भूभाग है प्रायद्वीपीय भारत, वो प्राचीनतम माना जाता है। तो मैं अगर भारत की भूगर्भ की संरचना की बात करूं तो साथियों, भारत में प्राचीन से प्राचीनतम चट्टानें लेकर आज तक की नवीनतम चट्टानें भी पाई जाती है। जैसे देखिए, सबसे प्राचीनतम भाग जो है वो प्रायद्वीपीय भारत, दक्कन का पठार जो है साथियों, गोंडवाना लैंड से निर्मित है। नवीनतम की बात करूं तो टरशियरी युग में हिमालय का निर्माण हुआ 33 भू अभिनीति से। उससे भी नवीनतम बात करूं प्लीस्टोसीन काल में दोस्तों, हिमालयन से निकलने वाली नदियां और दक्कन के यह जो प्रायद्वीपीय पठार जो विंध्यन क्षेत्र से जो निकलने वाली नदियां हैं दोस्तों, बीच के मध्यवर्ती गर्त को भरा तो गंगा यमुना का जो मैदान बना, यह प्लीस्टोसीन काल का सबसे नवीनतम माना जाता है। इससे भी आगे की बात करूं तो दोस्तों, गंगा नदी का डेल्टाई क्षेत्र, हुगली नदी का जो यह क्षेत्र है या नदियों का जो डेल्टाई क्षेत्र है, वहां पर निक्षेपित जमाव के द्वारा आज भी उस मैदानी क्षेत्र का उत्थान हो रहा है। तो आप दोस्तों समझने की कोशिश करें कि भारत में प्राचीनतम से लेकर नवीनतम तक श्रेणियां पाई जाती है। हम भारत की मुख्य रूप से भूगर्भिक चट्टानों की बात करेंगे, उनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। समझिए इस बात को दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखना, भारत में चट्टानों का निर्धारण करने के लिए टी.एच. हॉलैंड ने एक भूगर्भिक समय मापक बनाया। ध्यान से सुनना, नाम याद रखना, टी.एच. हॉलैंड। टी.एच. हॉलैंड ने दोस्तों एक भूगर्भिक समय मापक बनाया था, जिसके अनुसार भारत में चट्टानी युग को 4 भागों में विभाजित किया। आपको पूरा बोर्ड नहीं दिख पा रहा होगा, नाम टी.एच. हॉलैंड है, इसके अनुसार 4 भागों में विभाजित किया। आपके सामने रख रहा हूं, इसी प्रकार चार्ट्स बनाना साथियों, 4 भागों में विभाजित किया। सबसे पहली जो है आर्कियन युग है, आर्कियन युग है, इसको आप ध्यान रखें। दूसरा जो युग है साथियों, वो है हमारा पौराणिक युग, पुराणों से संबंधित पौराणिक युग जो होता है ना, वो पौराणिक युग है, ध्यान रखना। पौराणिक युग पूरा नहीं लिख रहा हूं, पौराणिक युग से संबंधित, ठीक है। आगे बात करूं साथियों तो तीसरा जो है वो है द्रविडियन युग, यह टी.एच. हॉलैंड के अनुसार है, द्रविडियन युग दोस्तों, द्रविडियन युग। और चौथा जो है आर्यन युग है, आर्यन युग। यह 4 युग बताए भूगर्भ से संबंधित टी.एच. हॉलैंड ने। बात समझ में आ गई होगी, टी.एच. हॉलैंड ने भूगर्भिक समय मापक को 4 युगों में विभाजित किया, जिसमें दोस्तों आर्कियन युग, पौराणिक युग, द्रविडियन युग और आर्यन युग 4 भागों में बांटा। आगे चलकर दोस्तों इन्हीं को आगे विभाजित किया गया, जिनमें अपन चट्टानी क्रम पढ़ते हैं। आप निश्चित रहें, समझते रहें। और एक किताब दोस्तों ऑथेंटिक, चाहे किसी भी ऑथर की हो, आप अपने पास में रखें। हो सकता है कोई बाई चांस शब्द गलत भी निकल जाए तो क्रॉस टैली कर ले साथियों। ध्यान रखिएगा, आप जो है एक अनुभवी विद्यार्थी है दोस्तों, मैं मानता हूं सब ग्रेजुएशन के तो लायक होंगे, तो ध्यान रखिएगा, आप समझते हुए चलें। आर्कियन युग जो है ना, इसको आगे चलकर 2 भागों में बांटा चट्टानों के रूप में, आर्कियन और दोस्तों धारवाड़, और धारवाड़ ध्यान रखना। पौराणिक को भी 2 भागों में विभाजित किया दोस्तों, कुड्डप्पा, नहीं लिखा हुआ दिखाई दे रहा तो अभी दोस्तों आवाज पर ध्यान है, कुड्डप्पा और विंध्यन श्रेणी, ध्यान से सुनना, विंध्यन श्रेणी साथियों, ठीक है, यह ध्यान रखना। द्रविडियन को द्रविडियन ही नाम रखा,
और दोस्तों आर्यन जो है इसको आगे चलकर 4 भागों में विभाजित कर देते हैं, जिसमें पहली है गोंडवाना, गोंडवाना, दूसरी है दोस्तों दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप, ध्यान रखना आवाज पर ज्यादा दे, दक्कन ट्रैप, तीसरी है टरशियरी, टरशियरी या तृतीय क्रम की चट्टानें, और चौथी है साथियों क्वाटरनरी, क्वाटरनरी, समझ में नहीं आए तो दोस्तों आवाज पर ध्यान दें, क्वाटरनरी या चतुर्थक क्रम की चट्टानें। रिपीट कर रहा हूं, समझते हुए चले, मुझे कहीं भागना नहीं है, ऐसा नहीं कि हम समय सीमा में बंधे हुए, हमारा काम है स्टूडेंट की संतुष्टि बस। टी.एच. हॉलैंड ने भारत की भूगर्भिक चट्टानों का जो इतिहास है उसको 4 युगों में बांटा, आर्कियन युग, पौराणिक युग, द्रविडियन युग और आर्यन युग। आर्कियन युग को आगे चलकर 2 भागों में विभाजित करते हैं, आर्कियन और धारवाड़। फिर पौराणिक युग को भी 2 भागों में बांटते हैं, कुड्डप्पा और विंध्यन श्रेणी। सामान्य रूप में बात करूं दोस्तों तो यह जो कुड्डप्पा और विंध्यन श्रेणी भी है यह भी आर्कियन युग से ही जुड़ी हुई है, इस काल क्रम में ही आती है, लेकिन इसको अलग से नामकरण कर दिया। द्रविडियन युग जो है दोस्तों यह इसके बाद की घटनाएं हैं, जिसमें मैं आगे बात करूंगा। हमने दोस्तों विश्व जो भूगोल का जो भूगर्भिक समय सारणी होती है उसमें 16 युग जो बताए, आप उसको देखना वीडियो को एक बार। आर्कियन से लेकर जो दोस्तों प्री कैम्ब्रियन से कैम्ब्रियन तक की घटना है वो आर्कियन में आती है, और दोस्तों उसके बाद में जो है कैम्ब्रियन से लेकर के कार्बोनिफेरस, जिसमें 6 काल आते हैं लगभग, कार्बोनिफेरस, ऑर्डोविंशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, पर्मियन, कार्बोनिफेरस। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कोई कच्ची फुलवाद, कच्ची मारू नहीं है साथियों, जेठालाल की तरह ध्यान रखना। पहले जो है यहां पर खड़ा होते हैं ना आकर, तो बहुत संघर्ष का परिणाम होता है साथियों। हम जो कोई नया काम करते हैं तो कई सारी चुनौतियां आती है, लेकिन जिसमें जज्बा हो आगे बढ़ने का वो छोटी मोटी चुनौतियों के मोहताज नहीं होते। भाइयों बहनों, विनम्र निवेदन करता हूं, ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा और अपने मां बाप का नाम कमाइएगा, आगे बढ़िएगा। हम बात करते हैं, और साथियों सभी सर्विस में नहीं लगते, कुछ भाई बंधु कमेंट करते हैं कि सर्विस में नहीं लगे तो यूट्यूब पर आ गए। साथियों वापस बोल रहा हूं, सभी सर्विस में नहीं लगते, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, किसी न किसी लायक तो बन ही जाओगे। आइएगा दोस्तों, ये द्रविडियन जो है कार्बोनिफेरस से लेकर कैम्ब्रियन से लेकर के कार्बोनिफेरस तक का काल होता है। उसके बाद में दोस्तों ये आता है आर्यन श्रेणी, जिसमें गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, टरशियरी और क्वाटरनरी। टरशियरी का मतलब तृतीय क्रम, जिसको दोस्तों अपन कहते हैं सेनोजोइक काल, और क्वाटरनरी क्रम जो चतुर्थक है उसको कहते हैं नियोजोइक, सबसे नया काल, जिसमें प्लीस्टोसीन में होलोसीन आते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलो अब दोस्तों देखो, अपने को मुख्य रूप से पढ़नी है ये 6 चट्टानें। कौन कौन सी, सुनिएगा। सबसे पहले दोस्तों अपन समझ लेते हैं एक मानचित्र भारत का बनाकर, फिर अपन आगे बात करेंगे। देखना, आपको पूरा मानचित्र नहीं दिखाई दे रहा हो तो भी दोस्तों कोई बात नहीं, थोड़ा समझना है आपको तो। सामान्य रूप में आप समझ लो, ये भारत का जो मानचित्र है साथियों, पूरा अपन कलाकारी से नहीं बनाएंगे, अपने को समझना है। आर्कियन युग की जो चट्टानें हैं दोस्तों, सबसे प्राचीनतम चट्टानें, हम विशेषता बताएंगे, लेकिन ये मुख्य रूप से इस प्रायद्वीपीय भारत में आपको मिलेगी, आर्कियन क्रम की चट्टानें। अब जरूरी नहीं है कि केवल इस आर्कियन जो चट्टानें इस प्रायद्वीपीय भारत में इस समाप्त हो जाएगी, नहीं। यहां पर देखो, ये प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्र है, यानी प्रायद्वीपीय पठार वाला जो मुख्य रूप से जो क्षेत्र है दोस्तों, जिसमें यहां पर देखो असम में जो मिकिर की पहाड़ी है, यहां तक भी ये आर्कियन क्रम की चट्टानें आपको मिलती है, ध्यान रखना। सबसे प्राचीनतम चट्टानें मानी जाएगी, मैं केवल आपको बता रहा हूं। फिर दोस्तों इन्हीं से निक्षेपित हुई चट्टानें बनी धारवाड़। 6 प्रमुख चट्टानें आपको याद रखनी है।
आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप। उसके बाद में आप याद रख सको तो टरशियरी क्रम की और क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें याद रख लेना। यह भारत के भूगर्भ की संरचना के बारे में जानकारी है साथियों। आर्कियन चट्टानें लगभग यह दक्षिणी भारत और यहां यह राजमहल वाली पहाड़ियां जो है, मिकिर की पहाड़ियां, मेघालय का पठार यहां पर मिलती है। यहीं पर दोस्तों एक जिला राज्य है, सॉरी, यहां पर कर्नाटक, और कर्नाटक राज्य में दोस्तों एक जिला है धारवाड़। अपन आगे विशेषता बताएंगे, आपको केवल समझना कर्नाटक राज्य जो है ना, यहां पर बेंगलोर राजधानी है उसकी। यहां पर दो प्रसिद्ध जिले हैं, धारवाड़ और बेल्लारी। इस क्षेत्र का दोस्तों धारवाड़ के नाम, जिले के नाम पर ही यहां पर मिलने वाली चट्टानों का नामकरण कर दिया धारवाड़ चट्टान। कंसेप्ट क्लियर? चलिए तीसरा दोस्तों यहां पर है आंध्र प्रदेश राज्य, जो यहां तक बॉर्डर टच करता है। समझना है आपको, ऐसा मत सोचना कि मानचित्र में आपने यहां बता दिया। मैं केवल आपकी समझ डेवलपमेंट कर रहा हूं, यह कोई पैमाने पर आधारित मानचित्र नहीं है। तो आंध्र प्रदेश राज्य में दो प्रसिद्ध जिले हैं, एक तो है कडप्पा और एक दोस्तों है कर्नूल या कुर्नूल। आंध्र प्रदेश की प्राचीनतम राजधानी भी रही है कर्नूल या कुर्नूल। इस क्षेत्र में जो चट्टानें मिलती है, कडप्पा या कुडप्पा जिले के नामकरण पर इनका नामकरण कर दिया कुडप्पा चट्टानें। फिर दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर जो पर्वत है, इधर तो अरावली पर्वत आ गया, समझ में रखना ध्यान, इधर तो अरावली पर्वत आ गया, इधर यह गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है। वापस समझना दोस्तों, वापस समझना आप, मैं वापस आपको समझा रहा हूं, देखिएगा। विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की जो चट्टान है ना, ये यहां पर जो मध्यवर्ती जो गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है साथियों, ये गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है, ये यहां पर समझना। इस क्षेत्र में ध्यान रखना, इसके दक्षिणी भाग में गंगा यमुना मैदान का तो दक्षिणी भाग, और यह दोस्तों जो दक्कन का पठारी क्षेत्र है, इसका ऊपरी भाग। यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है विंध्य पर्वत। ध्यान रखना, विंध्य पर्वत। इधर साथियों आ जाता है अरावली पर्वत। तो ध्यान रखना, इस विंध्य पर्वत क्षेत्र के नामकरण पर ही इन चट्टानों का नाम हुआ विंध्यन चट्टान। याद रखना, फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी में एक बार सवाल आया था, जीबीएफ ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, महान भ्रंश रेखा जो है ये किन के बीच है? तो ये विंध्याचल पर्वत और अरावली पर्वत के मध्य में दोस्तों ये रेखा है, भ्रंश है। ध्यान रखना, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। 3-4 भ्रंश मुख्य है दोस्तों, जिनमें 3 भ्रंश हिमालय से संबंधित होता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट, सेंट्रल बाउंड्री फॉल्ट, और दोस्तों एक और है, मुझे दिमाग से मिस हो रहा है, और एक ये जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है ये मध्यवर्ती भारत में है, ध्यान रखना। तो ये विंध्यन श्रेणी की चट्टानें आपको यहां पर मिलेगी। अगली जो मैंने बताई गोंडवाना श्रेणी की चट्टानें, दोस्तों गोंडवाना कालक्रम जो है मुख्य रूप से आपको बता देता हूं कार्बोनिफेरस काल से संबंधित है, और इसमें जुरासिक व ट्रियासिक कालीन चट्टानों भी जो है मिलती है। सबसे ज्यादा कोयला जो है ना वो गोंडवाना काल में लगभग भारत का 98% कोयला गोंडवाना चट्टानों मिलता है। तो यह जो है मुख्य रूप से दोस्तों पश्चिमी बंगाल, झारखंड और यह नदी घाटियों वाला जो क्षेत्र है ना, हम आगे अभी विशेषताओं की बात करें, अभी आप मानचित्र में समझ लो। यह जो है ना क्षेत्र गोदावरी नदी, महानदी घाटी, कृष्णा, कावेरी, जो भी ये नदी घाटियों का क्षेत्र है, कावेरी तक दोस्तों कम है, कावेरी तक कम है। यहां पर ध्यान रखना, गोदावरी नदी घाटी, महानदी, कृष्णा, कावेरी और ये जो है ना दामोदर नदी घाटी बेसिन, इस क्षेत्र में दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध कोयले वाले क्षेत्र माने जाते हैं। ठीक है, तो यह तो हुई गोंडवाना क्रम की श्रेणी चट्टानें। अब दोस्तों यहां पर जो है ना यह है दक्कन ट्रैप, गुजरात के दक्षिण, महाराष्ट्र वाला एरिया, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी एरिया वाला यह दक्कन क्षेत्र माना जाता है। केरल तक की भाग यहां पर दक्कन क्षेत्र की चट्टानें मिलती है। हिमालयन क्षेत्र में जो चट्टानें हैं साथियों वो टरशियरी कल्प की चट्टानें हैं, ध्यान रखना, टरशियरी क्रम की चट्टानें। और जो हिमालय के दक्षिण में गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र में जो निक्षेपी चट्टान है, या ये जो गंगा के डेल्टाई क्षेत्र में दोस्तों, हुगली के डेल्टाई क्षेत्र में जो नवीनतम चट्टानें डेवलपित हो रही है, उनको अपन जो है
क्वाटरनरी चतुर्थक कलम की चट्टानें भी मानी जाती है। तो आप समझ गए होंगे, सामान्य रूप में एक एक बात आपके सामने कर रहा हूं। सबसे पहले साथियों, आर्कियन चट्टानें क्या होती है। दोस्तों हम जो है इसी समय आगे जो है कॉमेडियन जीके, कॉमेडी की तरह आपको एक जीके का एपिसोड लाएंगे, आप चिंता मत करो, जिसमें जहां पर एग्जामिनर की पकड़ ज्यादा होती है ना, आंख ज्यादा होती है, वो आपके सामने रखेंगे, आप चिंता मत करो, कॉमेडियन जीके की तरह। चलिए हम बात करें सबसे पहले आर्कियन चट्टान। आर्कियन चट्टान के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले यह दोस्तों विश्व की सबसे प्राचीनतम चट्टानें मानी जाती है। ध्यान से सुने ना, एक एक विशेषता नोट करना। विश्व की सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर लगभग दोस्तों 57 करोड़ वर्ष तक का जो समय है, 4.67 अरब वर्ष मानी जाती है दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर लगभग 57,000 करोड़ वर्ष का जो समय है, यह आर्कियन चट्टानों का युग का है। तो संपूर्ण भूगर्भिक जो इतिहास है पृथ्वी का, उसका लगभग दोस्तों 86% जो समय है वो आर्कियन युग का माना जाता है। रिपीट कर रहा हूं, पृथ्वी का सबसे प्राचीनतम चट्टान युग आर्कियन ही है। प्री कैम्ब्रियन काल या प्री पैलियोजोइक युग जो है, इसी से समझते हैं प्री पैलियोजोइक यानी पैलियोजोइक, प्री कैम्ब्रियन से कैम्ब्रियन तक का। हमने पीछे वाले वीडियो बताया, आई बटन में लिंक मिलेगी आपको। तो यह युग जो है पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर लगभग 57,000 करोड़ वर्ष तक का समय है। इसमें साथियों यह जो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं, पूरे समय की बात करूं पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की, तो 86% समय केवल यह आर्कियन युग ले लेता है। प्रायद्वीपीय भारत में इनकी उपस्थिति ज्यादा है। इन चट्टानों में बिल्कुल भी जीवाश्म नहीं पाए जाते। यह आर्कियन जो नाम है, यह दोस्तों एक भूगोलवेता हुए जिनका नाम था जे.डी. डाना, बहुत प्रसिद्ध नाम है, ध्यान से सुना। जे.डी. डाना ने 1782 में रखा था। आर्कियन नाम जो है जे.डी. डाना ने 1782 में रखा था साथियों, ठीक है। आर्कियन क्रम की चट्टानों, यह सबसे प्राचीनतम चट्टानें है, ग्रेनाइट नीस क्वार्टजाइट से निर्मित है। इसलिए इन चट्टानों में जीवों के अवशेष बिल्कुल नहीं मिलते। जीवा अवशेष को जीवाश्म भी कहते हैं, अंग्रेजी में फॉसिल्स कहते हैं। एग्जामिनर हमसे मजाक करवा लेता कि फॉसिल्स नहीं पाए जाते। जैसे आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में है ना, तो फॉसिल का मतलब जीवाश्म होता है। ध्यान रखना, जे.डी. डाना ने 1782 में नामकरण किया। जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते। क्रिस्टल रवेदार संरचना इसमें पाई जाती है, वलनात्मक संरचना इसमें पाई जाती है। इसलिए जितने भी वलनदार पर्वत है, उनकी तलहटी में आर्कियन चट्टानें मिलती है, भले ही वो हिमालय हो और भले ही वो रॉकीज पर्वत हो। समझ में आ गई साथियों, या और कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। इन चट्टानों में दोस्तों कई प्रकार की खनिज मिलते हैं, जिनको ऑर्थोक्लेज, ओलिगोक्लेज, बेंटोनाइट, हॉर्नब्लेंड ऐसे खनिजों के नामकरण हैं। ग्रेनाइट, नीस व क्वार्टेज की बहुलता है साथियों इन चट्टानों में। दूसरी बात, इसमें सोना, चांदी, धात्विक खनिज भी मिलते हैं। यह थोड़ा ध्यान रखना है आपको। आगे बात करें तो दोस्तों भारत में आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, ये दोस्तों जो मेघालय का जो पठार है, आपको पता है मेघालय के पठार में 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं साथियों। जो अगर पश्चिम से पूर्व की ओर चले तो गारो, खासी, इसी खासी की पहाड़ी पर मोसिनराम है मेघालय वाला, जो 1187 सेंटीमीटर वर्षा के साथ में दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, वो खासी पहाड़ियों पर है। गारो, खासी और जयंतियां, ये जो पहाड़ियां हैं दोस्तों मेघालय के पठार में। यहां पर आता है प्रायद्वीपीय भारत वाला जो पठार। तो यहां दोस्तों जब अलग होता है, ये जो गैप आया हुआ है यहां पर, एक दोस्तों कहने का मतलब है दर्रा टाइप ये गैप मिल गया, यहां पर अलग हो गया टूट करके। तो दोस्तों ये जो अलग होता है वहां पर है राजमहल। तो इसलिए इधर तो हो गया राजमहल, इधर हो गया गारो, तो इसको राजमहल गारो गैप के नाम से भी जानते हैं। यह प्रायद्वीपीय पठार का ही अंश है, मेघालय का पठार। तो इस श्रेणी की जो चट्टानें हैं ना, वो भी
आर्कियन युग में ही है। मिकिर की पहाड़ियां पड़ती है आसाम में, वो भी इसी से समझे। प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी पहाड़ियां हैं, चाहे वो नीलगिरी की पहाड़ियां हो, चाहे वो सेवराई की पहाड़ियां हो, सब कुछ जो है आर्कियन युग से ही संबंधित है। और कुछ साथियों नहीं होगा तो मैं आपको कुछ खास झटका बता रहा हूं दोस्तों। इसको भी आर्कियन में भी मुख्य जो श्रेणियां हैं आपको बताऊं, 3 श्रेणियां हैं। बंगाल श्रेणी, बुंदेलखंड श्रेणी, बुंदेलखंड श्रेणी और दोस्तों नीलगिरी की श्रेणी। ध्यान रखना कहीं पर आपको इनके पीछे नाइस या नीस लिखा हुआ मिल सकता है। नाइस का मतलब वही ग्रेनाइट चट्टान है और कुछ नहीं है। ध्यान रखना ये बंगाल श्रेणी जो है, आर्कियन युग की इस चट्टानों की खोज बंगाल के मिदनापुर जिले में सबसे पहले हुई, इसलिए दोस्तों इनका नाम कर दिया बंगाल नाइस। यह केवल बंगाल में ही नहीं है, झारखंड, उड़ीसा, आसपास सभी क्षेत्रों में है। इसी बंगाल नाइस की जो चट्टानें हैं ना साथियों, वो उड़ीसा के 2 जिले फेमस है। एक तो है दोस्तों कोरापुट जिला, एक शायद बिल्लीगम ऐसा कुछ नाम है दोस्तों, बिल्लीगामी ऐसा कुछ नाम है, उस जिले में है। इन जिलों में दोस्तों एक जनजाति रहती है जिनका नाम है खोंड जनजाति। ध्यान से सुनना, खोंड जनजाति। तो खोंड जनजाति के नाम पर इन चट्टानों का नाम क्या कर दिया? खोंडोलाइट कर दिया। ध्यान से सुनना, खोंडोलाइट कर दिया दोस्तों, खोंडोलाइट। समझ में आ गई बात? एग्जामिनर कभी गड़बड़ कर ली ना दोस्तों, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, तीसरा लिख दिया खोंडोलाइट तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ध्यान से सुनना, खोंडोलाइट आर्कियन युग की बंगाल श्रेणी की चट्टानें हैं। बुंदेलखंड दोस्तों उत्तर प्रदेश का इलाका है बुंदेलखंड, और मध्य प्रदेश में पड़ता है बघेलखंड। इनके बीच की जो चट्टानी श्रेणी है उसको बुंदेलखंड श्रेणी में डाला गया। और नीलगिरी नाइस दोस्तों सुनिएगा, नीलगिरी जो श्रेणी है ना, एक प्रसिद्ध व्यक्ति वे दोस्तों जिनका नाम है जॉब चरनोक। ध्यान से सुनना, जॉब चरनोक। जॉब चरनोक की समाधि बनी हुई है कलकत्ता में, ठीक है ना, कलकत्ता में। वो इस श्रेणी की चट्टानों से ही बनी हुई है दोस्तों। इस नीलगिरी का ये जो नामकरण है ना, इस जॉब चरनोक की यादगार में रखा गया नीलगिरी नाइस। ध्यान रखना, जॉब चरणों के सम्मान में रखा गया, तो यह भी थोड़ा आप जरूर ध्यान रखना। चलो यह तो हुई आर्कियन। दूसरी बात करें दोस्तों, हर जो जानकारी होती है ना, जानकारी देने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हर जानकारी जो है ऑनलाइन में अवेलेबल नहीं करवा सकते, इसलिए आप केवल सुनते रहिएगा। चलिए दूसरी है दोस्तों धारवाड़ श्रेणी। देखो यह जो आर्कियन श्रेणी जो थी, उन्हीं का दोस्तों परतदार रूप, जो सबसे पहली परतदार चट्टान बनी ना, वो धारवाड़ बनी। किससे बनी? आर्कियन चट्टानों से निक्षेपित होकर। सामान्य रूप में ताप दाब के कारण चट्टान रूप बदल लेती है, निक्षेपों से जमावित होती है, तो इसलिए दोस्तों ये धारवाड़ जो है प्रथम परतदार चट्टान है। इसका नाम क्यों पड़ा? कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिले में ये अवस्थित, धारवाड़ जिले के नाम पर पड़ा था दोस्तों। यह चट्टान जो है, एक ही विशेषता याद रखना, सबसे ज्यादा धात्विक खनिज जो है इसी चट्टानों में मिलता है। चाहे भले ही सोना हो, चाहे भले ही चांदी हो, चाहे तांबा हो, चाहे लोहा हो, सभी धात्विक खनिज जो है इन्हीं चट्टानों में मिलता है। यह केवल कर्नाटक के आसपास ही नहीं है, लगभग प्रायद्वीपीय भारत और दोस्तों यह उत्तरी पूर्वी भारत में भी चट्टानें मिलती है। ध्यान से सुनना। अब दोस्तों इन धारवाड़ में, जैसे मैं आपको बताऊं, कोलार में सोने के लिए, कोलार में दोस्तों सोने की प्रसिद्ध खान है। सोनार में हट्टी की खान है प्रसिद्ध, यह भी ध्यान रखना। हट्टी, हट्टी ये कोलार, ये प्रसिद्ध सोने की खाने हैं साथियों, ध्यान रखना। बेलाडीला मध्य प्रदेश में, अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ में आ गई दोस्तों बेलाडीला, यह प्रसिद्ध लोहे की खान है भारत में। ध्यान रखना, लोहे की खान प्रसिद्ध बेलाडीला है। मल्लाज खंड मध्य प्रदेश में है साथियों, मल्लाज खंड प्रसिद्ध तांबे के संयंत्र या ताम्र खनन के लिए जाना जाता है। ध्यान रखना आप इसको, बाकी और कुछ नहीं है दोस्तों। यूरेनियम के भंडार के लिए दोस्तों जादूगुड़ा झारखंड में फेमस माना जाता है। यह सब जो है धात्विक खनिजों से जुड़ी हुई श्रेणियां हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। चलो आगे बात करें साथियों, तो सबसे ज्यादा धात्विक खनिज जो है, आर्थिक दृष्टि से संपन्न चट्टानें, यह सब धारवाड़ ही
है। आगे बात करूं तो तीसरी है दोस्तों हमारे सामने कुड्डप्पा। कुड्डप्पा मैंने आपको बता दिया आंध्र प्रदेश राज्य में दो जिले हैं, एक तो कुड्डप्पा एक कुर्नूल। उन जिलों के नाम पर यह चट्टानें पड़ी कुड्डप्पा। इनमें भी दोस्तों जीवावशेष नहीं पाए जाते हैं, बाकी इनमें जो है अपन कह सकते हैं बलुआ पत्थर है, जैसे ये जो विभिन्न प्रकार के पत्थर और साथियों धात्विक जो है धातुएं मिलती है, लोहा है, मैग्नीज है, इस प्रकार के जो है इसमें मिलता है। यह धारवाड़ के बाद की चट्टानें हैं। उसके बाद की बात करें दोस्तों तो विंध्यन श्रेणी, ध्यान से समझना, विंध्यन श्रेणी में मैं बात करूं तो विंध्याचल पर्वत के आसपास की श्रेणियां, जिनमें दोस्तों मुख्य रूप से एग्जाम में सवाल बनता है राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से लेकर विंध्यन कगार भूमि जो है ना, चित्तौड़गढ़ से लेकर के शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ है सासाराम बिहार में। दोनों सवाल याद रखना, शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों ये वही शेरशाह सूरी है, याद रखना, जिसने मालदेव से युद्ध किया था। ये कथन कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, वो ही शेरशाह सूरी है। चित्तौड़गढ़ से लेकर सासाराम बिहार तक यह चट्टानें मिलती है। कौन सी? विंध्यन क्रम की चट्टानें। कौन सी? विंध्यन क्रम की चट्टानें, याद रखना। यह विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं ना साथियों, इन चट्टानों में मुख्य रूप से भवन निर्माण सामग्री वाले पत्थर मिलते हैं, चाहे संगमरमर हो, चाहे सैंडस्टोन हो, चाहे लाइमस्टोन हो, ऐसे पत्थर इन श्रेणी में मिलते हैं। इसलिए जितनी भी भारत की प्रसिद्ध इमारतें हैं ना, चाहे आगरा का लाल किला, चाहे दिल्ली का आगरा का ताजमहल, जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, जैसी भी प्रसिद्ध इमारतें हैं सब विंध्यन क्रम की चट्टानों से निर्मित है, ध्यान रख लेना। चलिए अब दोस्तों आगे अपन बात करें गोंडवाना श्रेणी की। ध्यान रखना, गोंडवाना श्रेणी जो है यह कार्बोनिफेरस, गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है यह दोस्तों पर्मियन व कार्बोनिफेरस जुरेसिक काल से संबंधित है। भारत का 98% कोयला, आपका सवाल तो यहीं पर खत्म कर देगा एग्जामिनर, ध्यान, 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। ज्यादातर कोयला जो है नदी घाटियों की श्रेणी में मिलता है। नदी घाटियों में भारत में कोयले की 4 किस्में होती है दोस्तों, जिनमें एंथ्रासाइट, पीट, बिट्टूमनी और लिग्नाइट जो होती है, बिट्टू मींस लिग्नाइट, जिनमें भारत में सबसे उत्तम किस्म का सफेद कोयला एंथ्रासाइट जो है वो दोस्तों कश्मीर घाटी व एक और घाटी है दोस्तों भद्रवा घाटी, ऐसा मेरे दिमाग से मिस हो रहा है, दोनों ही घाटियां कश्मीर में है, वहां पर मिलता है, ध्यान रखना, एंथ्रासाइट कोयला। यह विभिन्न कोयला जो है दोस्तों नदी घाटियों में मिलता है, चाहे तो भले ही झारखंड पश्चिमी बंगाल की दामोदर नदी घाटी बेसिन हो, भले ही उड़ीसा की महानदी घाटी बेसिन हो, भले ही गोदावरी नदी बेसिन हो, चाहे ये हमारा कृष्णा नदी घाटी हो, इन नदी घाटियों में कोयला ज्यादा मिलता है। दोस्तों कोयले के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र में बात करें तो ध्यान रखना, जैसे तलचर, उड़ीसा में तलचर जो है उड़ीसा में प्रसिद्ध कोयले वाला ही क्षेत्र है। आपको बता दूं हिंदुस्तान में एक तलचर है और एक सिलचर है। आपने सुना होगा उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा। पूर्व पश्चिम जो हाईवे जो गलियारा ना रोड का नाम है, तो दोस्तों ये पूर्व में असम राज्य के सिलचर से आरंभ होता है, वो सिलचर है, यह तलचर है, और वो सिलचर से पोरबंदर गुजरात तक जाता है। यह तलचर प्रसिद्ध कोयले का खनन क्षेत्र है उड़ीसा राज्य में, यह थोड़ा ध्यान रखना। झारखंड में, पश्चिमी बंगाल में प्रमुख कोयले के क्षेत्र है साथियों, ठीक है। तो यह गोंडवाना श्रेणी में आप जरूर याद रखें। आगे बात करूं दोस्तों दक्कन ट्रैप वाली चट्टानें, क्रीटेशियस काल में, देखो दक्कन ट्रैप की चट्टानों की बात करता हूं। क्रीटेशियस काल में दोस्तों क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है दक्कन क्षेत्र में, उससे निर्मित चट्टानें जो है वो दक्कन ट्रैप की चट्टानों के नाम से जानी जाती है। इसमें भी दोस्तों अंतर्वेदी वलन ज्यादा मिलते हैं। जैसे इसी क्षेत्र में दोस्तों लावे से निर्मित जो मिट्टी है वो रेगुड़ मिट्टी या काली मिट्टी है, जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो दक्कन क्षेत्र में मिलने वाली चट्टानों को दक्कन ट्रैप से नाम से जानते हैं। यह बेसाल्ट लावे से निर्मित है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों आगे अपन बात करें तो देखो मैंने आपको बताया
यहां तक तो बात हुई, कार्बोनिफेरस तक की बात हो गई। अब ये क्रीटेशियस तक की। अब मैं आगे बात करूं तो ध्यान रखना, यह जो द्रविडियन जो है ना दोस्तों, द्रविडियन वाली ये जो चट्टाने है ना, यह चट्टाने कैम्ब्रियन से बाद में लेकर के जितने भी ये साथियों ऑर्डोविंशियन, सिल्यूरियन, डिवोरियन जो ये युग है, इनको ही द्रविडियन युग के नाम से जानते हैं। द्रविडियन युग के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, द्रविडियन युग, ये मध्यवर्ती वाला। ठीक है। अब साथियों क्रीटेशियस हो गया, गोंडवाना, वाला। अब देखो टरशियरी क्रम की जो चट्टाने हैं, हमारे भारत में जो हिमालय का निर्माण हुआ, नवीन वलित पर्वत, यह टरशियरी काल से संबंधित है। इसमें इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन ऐसे युग आते हैं साथियों। ध्यान रखना, यह जो है टेथिस भू अभिनति से निर्मित है। तो हिमालय का निर्माण जो है, इनमें पाई जाने वाली चट्टान जो है टरशियरी काल से संबंधित है। इसी को कैनोजोइक या सेनोजोइक कल्प से संबंधित माना जाता है। दोस्तों इन्हीं चट्टानों या घाटियों से निर्मित जो निक्षेप होता है, देखो इन जैसे नवीन वलित पर्वत क्षेत्रों में जो नदियों का निक्षेपित क्षेत्र, नदियों का जो निक्षेप होता है, निक्षेप यानी डिपोजिशन, जिसमें दोस्तों नदियों का जो मलबा जो जमा होता है, चट्टानों वाला कटा फटा जो होता है, उनको चाहे सरोवर का निक्षेप हो, चाहे वही नदियों का निक्षेप हो, यह मलबा जाकर जो डेल्टा जो जमा होता है ना साथियों, डेल्टा का आकार बनाता है, या मलबा जो जमा होता है, तो इन क्षेत्र में हिमालयन क्षेत्र में जो निक्षेपित कचरा है वो दोस्तों करेवा कहलाता है। ध्यान रखना, करेवा क्या है? नदीय या सरोवरीय निक्षेप यानी कचरा है, बस और कुछ नहीं। तो यह कहलाता है करेवा। दोस्तों कश्मीर घाटी में एक प्रसिद्ध करेवा है। करेवा क्या है? एक गर्त है दोस्तों, जिनमें नदियों द्वारा या सरोवरीय प्रकृति का निक्षेप जमा होता है, पर्वतों का कटाफटा कचरा, मलबा, उसे कहते हैं करेवा। तो कश्मीर घाटी में एक प्रसिद्ध करेवा है दोस्तों, पामपुर करेवा। ध्यान से सुनना, पामपुर या पोमपुर, पामपुर करेवा जो फेमस है। ध्यान रखना दोस्तों, नुब्रा घाटी भी कश्मीर में ही है, लेकिन कश्मीर घाटी के पास में पामपुर करेवा है। इस करेवा में आपको यह प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि यहां पर साथियों केसर, अखरोट की खेती होती है। केसर की खेती केवल भारत में मुख्य रूप से कश्मीर में होती है, इसलिए केसर व अखरोट की खेती के लिए यह पामपुर करेवा बड़ा ही प्रसिद्ध है। तो यह थी साथियों हमारे भारत की भूगर्भिक संरचना। मैं ये मान रहा हूं कि ज्यादातर आपको समझ में आया होगा साथियों। एक रह गया हमारा क्वाटरनरी निक्षेप, जिनसे संबंधित है गंगा यमुना नदियों का मैदानी क्षेत्र है, हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा। और इधर दोस्तों जो हमारा ये दक्कन का पठारी क्षेत्र, विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं, उनके द्वारा भरा गया जो ये गर्त है, ये मैदानी जो क्षेत्र है, जो समतल मैदान है, गंगा यमुना का मैदान, यह सबसे बाद की संरचना मानी जाती है दोस्तों। यह जो है प्लीस्टोसीन काल से संबंधित है। तो ध्यान रखना, भारत में प्राचीनतम से लेकर नवीनतम तक की चट्टानें पाई जाती है, इसलिए यह हमारी भारत की भूगर्भिक संरचना समझना में बहुत जरूरी था। और मैं मानता हूं दोस्तों आपको समझ में आएगा। नोट्स बनाइएगा, एक किताब साथ में रखिएगा दोस्तों ऑथेंटिक ऑथर की, और आप समझते हुए चलिएगा। आपको मैं वादा करता हूं जो है नॉलेज है बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। और दोस्तों पसंद आ रहा हो इस भाई की मेहनत, तो साथियों इतना काम जरूर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।